नमस्ते बच्चों। अभी देखो, कल अपन ने अकाउंटेंसी में चर्चा की थी गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में। गैर व्यापारिक संस्थाएं होती क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना पहला उद्देश्य होता है, धन कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता, उन संस्थाओं को हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं जनता, सरकार और दानदाताओं इनके बल पर चलती है और कानून के अनुसार इन संस्थाओं को अपना हिसाब किताब भी रखना आवश्यक होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो अपना हिसाब किताब तो 11th क्लास में हम सीख चुके हैं कि साहब वो खाता अपना जनरल बनाएंगे, खाता बही बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, तलपट बनाने के बाद क्या कहते हैं अपना लाभ हानि खाता बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे। ये दुनिया भर का हिसाब किताब व्यापारिक संस्थाएं करती हैं। लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है उन्हें इतनी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है हिसाब किताब रखने की। उसके पीछे कारण है कि ये गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं इनके यहाँ पर हमेशा रोकड़ में व्यवहार होता है, हमेशा रोकड़ में व्यवहार होता है, नकदी व्यवहार होगा ना। अब इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप समझ ले कि आपने एक खेल क्लब का गठन किया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्रिकेट क्लब है आपका और उस क्रिकेट क्लब के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब हमारे क्रिकेट क्लब को पैसा कहां से मिलेगा। माने हमारी उस क्रिकेट क्लब माने गैर व्यापारिक संस्था जो है उसके आय के जरिए कौन कौन से होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो आय के जरियों में हम देखें तो हमारे सामने आय के जरिए जो आएंगे जैसे दान, डोनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये दान जो है इससे भी हमारे खेल संगठन में पैसा आएगा। दूसरा हम एक रास्ता और अपना सकते हैं, वो है चंदा। हम शहर के गणमान्य लोगों से चंदा एकत्रित कर सकते हैं। चंदा करने के बाद अब हमारा क्रिकेट क्लब बना हुआ है तो इस क्रिकेट क्लब में जो भी खेलना चाहता है, इच्छुक है, तो हम उनके लिए सदस्यता शुल्क रख देंगे कि भैया हमारे क्रिकेट क्लब में आपको यदि खेलना है तो इतना सदस्यता शुल्क हमारे हर वर्ष आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम प्रवेश शुल्क भी रख सकते हैं जिसको हम एंट्री फीस कहते हैं। तो ये प्रवेश शुल्क जो है ये भी आय का एक जरिया हो सकता है। और हम टूर्नामेंट करवाएं, अच्छे टूर्नामेंट कराएं, उसमें टिकट रख दें तो टूर्नामेंट से भी हमारे को आय होगी, ये भी आय का एक जरिया हो सकता है। चूंकि हमारा क्रिकेट क्लब है तो हम कोई चैरिटी शो आयोजित करवा सकते हैं, किसी गायक को बुलवा सकते हैं और बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके उसकी टिकट बेच के उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर ये पैसे कहां से मिलेंगे, इसका संक्षिप्त रूप में हमने इसको समझा। अब स्वाभाविक है कि यहाँ इतनी जगह से हमारे पास पैसा आएगा तो पैसा जो है उसके जाने के भी रास्ते होते हैं। ये तो हमने देखे कि साहब हमारे यहाँ पर पैसा आ कैसे रहा है, ये एरो से बता दिया मैंने, ये आ रहा है पैसा। अब पैसा जाएगा कैसे वो देखिए आप। भैया आपका क्रिकेट क्लब है तो उसके लिए भवन रखना पड़ेगा, तो भवन का आपको किराया देना पड़ेगा। भवन का किराया देने के साथ साथ आपको यदि कर्मचारी रखे हुए हैं आपने तो उनको वेतन देना पड़ेगा। बिजली का बिल लगेगा आपको, ये पैसा आपके पास से जा रहा है, बिजली बिल लगेगा आपको। तो हमको यहाँ पर ये बात मालूम होना चाहिए कि वहां किस जगह से हमारे कौन सी मदें ऐसी हैं जिनसे आवक हो रही है और कौन सी ऐसी मदें हैं जिनसे जावक हो रही है। मदों को देखकर ही हम पहचान जाते हैं। चंदा हमारे पास आएगा ही, जाएगा थोड़ी ना। तो चंदा जो है वो आवक कहलाएगी, सदस्यता शुल्क आवक कहलाएगी। लेकिन किराया आया जावक, वेतन
जावक, बिजली का बिल जावक, ग्राउंड का मेंटेनेंस यदि आप कर रहे हैं तो वो भी हमारी जावक में आएगी। अब स्वाभाविक है, इतना बड़ा क्लब बनाया आपने तो सामान खरीदना पड़ेगा आपको, तो खेल सामग्री जो है ये भी हमारे को खरीदना पड़ेगा। ये खेल सामग्री जो है ये हम खरीदेंगे तो इसमें हमारे पास से पैसा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है और साल भर ये चलता रहेगा सिस्टम। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जब हमारे पास साल भर चलता रहेगा तो नियम जो है, अकाउंटेंसी का जो नियम है वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है उसका भी हमारे पास रसीद होना चाहिए और जो पैसा जा रहा है उसकी भी रसीद हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, हमें इसका लेखा करना है, हमको इसका अकाउंटेंसी तैयार करके रखनी है। बोले साहब हमारा खुद का क्रिकेट क्लब है तो हम काहे के लिए जबरदस्ती हिसाब किताब बना के तैयार करके रखें? अरे क्यों नहीं बना के रखेंगे आप? लोगों से आप दान ले रहे हैं, लोगों से आप चंदा ले रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं आप, तो इन लोगों को तो आपको अपना हिसाब बताना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा हिसाब बताने के लिए अब प्रश्न ये उठता है कि ये हिसाब कैसे रखेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि बहुत कठिन नहीं है ये पाठ आपका, ये लेसन जो है बहुत कठिन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये संस्थाएं जो हैं वो रोकड़ बही रखती हैं। क्या रखती हैं? रोकड़ बही। रोकड़ बही को हम इंग्लिश में कहते हैं कैश बुक। और रोकड़ बही जो है बहुत कठिन है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के अंदर में इतना दिमाग होना चाहिए कि पैसा की आवक की कौन सी मदें हैं और जावक की कौन सी मदें हैं वो पहचानना बच्चे को आना चाहिए। तो जब रोकड़ बही बनाते हैं तो इसको मैं टी के रूप में दिखा रहा हूं आपको, टी बनाया ये, तो इसका ये डेबिट पक्ष हुआ और ये इसका क्रेडिट पक्ष हुआ। डेबिट पक्ष में जितना पैसा आपके पास साल भर में आ रहा है ये इसमें नोट करते चले जाएंगे और जितना पैसा साल भर में जा रहा है इसको हम नोट करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी रोकड़ बही तैयार हो जाएगी। अच्छा, इससे हमें एक ज्ञान हो जाएगा कि भाई हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। उसमें से कुछ पैसा हम अपने कैश में रखेंगे और कुछ पैसा बैंक में जमा करके रखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस तरीके से रोकड़ बही बनाई जाती है और इस रोकड़ बही की सहायता से हम अगला जो खाता बनाते हैं वो प्राप्ति भुगतान खाता कहलाता है। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता बनता है वो रोकड़ बही का सारांश होता है। उस पर डिटेल्स पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।